हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 11 कर्मयोगी डॉक्टर नित्यानंद। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्मयोगी डॉक्टर नित्यानंद जी कौन थे और उन्होंने उत्तराखंड के लिए ऐसे कौन से कार्य किए जिससे कि उनका नाम हमारे उत्तराखंड की विभूतियों में शामिल किया गया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो भी आज नए जुड़े हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से और लोग भी हमारे उत्तराखंड के जो महान ये विरासत हैं, विभूतियाँ हैं, उनको जान सकेंगे और पहचान सकेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये पाठ, और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। डॉक्टर नित्यानंद का जन्म 9 फरवरी 1926 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक उनका बाल्यकाल ऐसी गली में बीता जिसमें उनकी आयु का कोई बालक नहीं था। तो देखिए, वैसे बच्चे अपने ही साथ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। उन्हीं के साथ वो अपने जितनी भी दिन भर की बातें होती हैं उन्हें शेयर करते हैं। आप लोग भी करते होंगे। लेकिन इनकी आयु जब 6 वर्ष की थी तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक कोई भी इनकी आयु का कोई भी बच्चा वहाँ नहीं था जहाँ पर इनका घर था। तो देखिए ये किस तरह से 8 वर्ष के एकांतिक जीवन ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया। तो ये किसी भी बच्चे से इनको बातें करने को नहीं मिलता था, जिससे ये क्या होने लगे, अंतर्मुखी बन गए थे। ये अपने मन की बातें किसी को भी शेयर नहीं करते थे, किसी बड़े को भी। तो इस वजह से उनका जो व्यवहार था वो अंतर्मुखी हो गया था। जब भी खाली समय होता वे चिंतन करते रहते। गंभीर स्वभाव के कारण वह तभी बात करते थे जब उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। तो ये खाली भी किसी से अनायास ही बातें नहीं करते थे। जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी ये तभी अपने विचार किसी के सामने रखते थे। इकलौता पुत्र होने के कारण उनकी माँ उनके बारे में अत्यधिक चिंतित रहती थी। विद्यालय से आने में थोड़ी सी भी देर हुई नहीं कि उन्हें ढूंढने निकल पड़ती थी। माता भगवान देवी को क्या पता था कि भगवान उनके पुत्र को अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाला समाज सेवी बना देगा। हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के कारण उन्हें अगले 4 वर्षों की पढ़ाई के लिए 25 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई थी। तो ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। इस वजह से हाई स्कूल का जब इनका प्रथम श्रेणी में रिजल्ट रहा तो उसके बाद सरकार से उन्हें 25 रुपये हर माह छात्रवृत्ति दी जाती थी। उस समय 25 रुपये एक ठीक ठाक धनराशि होती थी। इस छात्रवृत्ति ने उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी बड़ी मदद की। जीवन का कितना संघर्ष जटिल होता है यह डॉक्टर साहब ने स्वयं अनुभव किया था। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने नागपुर में रहकर हिंदी से एमए किया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी तथा सोचा था कि पुस्तक से कुछ आय प्राप्त होगी, किंतु वह पुस्तक छपी ही नहीं थी। उनके सन 1952 से 1954 तक के 2 वर्ष बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के रहे थे। तो इस तरह से उन्हें बहुत आर्थिक कठिनाइयाँ उनके घर में उन्हें झेलनी पड़ी थी। परिवार चलाने के लिए दिन में 2 ट्यूशन करने के बाद रात्रि में एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाते थे। इन सभी प्रकार के संघर्षों के मध्य एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपर्क में आकर उन्होंने समाज सेवा का व्रत ले लिया था। सामाजिक कार्यों को गति देने के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। सन 1960 में अलीगढ़ से भूगोल में पीएचडी करने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। सन 1965 से 85 तक वह देहरादून के डीबीएस कॉलेज में भूगोल विषय के विभागाध्यक्ष रहे थे। आगरा में जन्म होने के बाद भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण अंचलों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका जन्म तो वैसे आगरा में हुआ, लेकिन उन्होंने ये प्रण लिया कि वो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत दूर स्थित हैं, वहाँ वो अपना सामाजिक जो समाज कार्य रहेगा उसको वो वहाँ ही करेंगे।
सन 1991 में उत्तरकाशी में आए भूकंप के पश्चात उन्होंने भागीरथी घाटी के मनेरी गांव को अपना केंद्र बनाया। भूकंप में ध्वस्त कई घरों को फिर से बनाने में उन्होंने मदद की। वह जीवन के अंत तक शिक्षा, संस्कार और रोजगार के प्रयास के लिए कार्य करते रहे। तो इस तरह से देखिए, जब 91 में उत्तरकाशी के मनेरी गांव में बहुत ज़्यादा भूकंप आया हुआ था, तो उन्होंने उस गांव में लोगों को उनके घर बनाने में फिर से आर्थिक मदद की थी। और वहाँ वो अंत तक, अपने जीवन के अंत तक, अन्य जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ वो शिक्षा, संस्कार और रोजगार को फैलाने का प्रयास करते रहे थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा से रहित होकर कठोर अनुशासन के द्वारा जीवन को साधना बनाकर वे उत्तराखंड के नव निर्माण में संलग्न रहे। राजनेता उनसे मिलने पर फर्श पर बिछी दरी में बैठने को विवश हो जाते थे। उनका स्पष्ट संदेश था कि राजनीति विलासिता के लिए नहीं, सेवा के लिए होनी चाहिए। तो देखिए, उनका जो व्यवहार था इतना अच्छा था लोगों के प्रति कि उनसे मिलने के लिए जो राजनेता थे वो भी उनके व्यक्तित्व से दूर नहीं रह सकते थे। वो भी उनसे मिलने के लिए जो फर्श पर जो खाली एक दरी होती थी उसमें भी वो बैठने के लिए तैयार होते थे कि हमें क्या करना है, डॉक्टर साहब से मिल के ही जाना है। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों का भ्रमण करने के साथ ही उनका गहन अध्ययन किया था। पहाड़ का विकट जीवन, निर्धनता, बेरोजगारी, युवकों का पलायन आदि समस्याओं ने उनके संवेदनशील मन को आहत कर दिया। आपातकाल में नौकरी की चिंता किए बिना वह सहर्ष कारावास में रहे थे और डॉक्टर नित्यानंद ने एक साधु की भांति मन, वचन और कर्म से पर्वतीय समाज की सेवा की थी। उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग पर मनेरा ग्राम में सेवा आश्रम के नाम से अपना केंद्र बनाकर डॉक्टर नित्यानंद ने एक छात्रावास बनवाया। इस छात्रावास में गंगोत्री क्षेत्र के दूरस्थ गांवों के विद्यार्थी नाम मात्र का शुल्क देकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस छात्रावास में ग्राम्य विकास, शिक्षा, रोजगार, शराबबंदी तथा कुरीति उन्मूलन के अनेक प्रकल्प भी चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर नित्यानंद अपनी पेंशन से अनेक निर्धन तथा मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते थे। डॉक्टर नित्यानंद को उत्तराखंड देवी आपदा पीड़ित सहायक समिति के गठन का भी श्रेय जाता है। यह समिति अनेक वर्षों से देश के किसी भी भूभाग में आई आपदा में पीड़ितों की सहायता का यथासंभव प्रयास करती है। उन्होंने यमुना घाटी के नेटवाड़ नामक स्थान पर भी मनेरी जैसा ही छात्रावास प्रारंभ करवाया था, जिसमें पुरोला विकासखंड के दूरस्थ गांवों के विद्यार्थी सामान्य शुल्क पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, उन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और बोला कि शिक्षा के द्वारा ही लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर नित्यानंद जी का संपूर्ण जीवन तपस्वी जैसा रहा था। अपने कार्यों के प्रति वे समर्पित व आग्रही, क्रियान्वयन के स्तर पर कठोर पर निजी वार्तालाप में सहज व संरक्षक की भूमिका में नजर आते थे। कठोर काया, ओजस्वी वाणी तथा तीक्ष्ण दृष्टि का ही परिणाम था कि जहाँ डॉक्टर नित्यानंद जी वहाँ अनुशासन। उन्होंने गढ़वाल हिमालय का सांस्कृतिक भूगोल, भारतीय संघर्ष का इतिहास, अमेरिका की प्राचीन सभ्यताएं तथा उत्तराखंड प्रदेशियों जैसी अनेक पुस्तकें लिखी थी। डॉक्टर नित्यानंद ने अपने शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट सामंजस्य स्थापित किया। जीवन के उत्तरार्ध में यह तपस्वी मौन साधना करते हुए 8 जनवरी सन 2016 को पंचतत्व में विलीन हो गया था। तो देखिए, अभी ये हाल ही की बात है जो कि जिसमें ये पंचतत्व में विलीन हुए और ये बहुत महान व्यक्तित्व के थे जो कि हमारे उत्तराखंड में इन्होंने अपने सामाजिक जो इनका कार्य रहा था, इन्होंने हमारे उत्तराखंड की भूमि को चुना था और ऐसे व्यक्तित्व को हमें भुलाना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए इनसे संबंधित, डॉक्टर नित्यानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 फरवरी 1926 को आगरा, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 2,
उनका बचपन किस प्रकार का था? उत्तर है उनका बचपन एकांत में बीता जिससे वे अंतर्मुखी और चिंतनशील बन गए थे। देखिए बच्चों, हम उत्तराखंड के निवासी हैं और हमें इस तरह से जो महान विभूतियां हैं हमारे उत्तराखंड की, तो उनके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त रहनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए डेली ये वीडियो बनाती हूँ और आपको पाठ के माध्यम से समझाती हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उत्तर है उन्हें 4 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिली थी और उस समय ये 25 रुपये भी बहुत होते थे। प्रश्न नंबर 4, किसके संपर्क में आकर उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संपर्क में आकर। प्रश्न नंबर 5, उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प क्यों लिया? तो उन्होंने समाज सेवा को पूर्ण समर्पण देने के लिए, और उन्होंने ये निश्चित किया कि वो जीवन भर कभी भी विवाह नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 6, 1965 से 1985 तक वे कहाँ विभागाध्यक्ष रहे? तो वो देहरादून के DBS कॉलेज में भूगोल विभागाध्यक्ष रहे थे। 7वां प्रश्न, 1991 के भूकंप के बाद उन्होंने किस गांव को अपना कार्यक्षेत्र बनाया? तो उत्तर है उत्तरकाशी के मनेरी गांव को। 8वां प्रश्न, सेवा आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग पर मनेरी गांव में सेवा आश्रम स्थापित किया गया है। 9वां प्रश्न, सेवा आश्रम में क्या क्या कार्य किए जाते हैं? तो वहाँ छात्रावास संचालन, बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं और वहीं रहते हैं। ग्राम्य विकास, शिक्षा, रोजगार, शराबबंदी और कुरीति उन्मूलन, ये सारे वहाँ कार्य किए जाते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, वे विद्यार्थियों की सहायता किस प्रकार करते थे? तो वे अपनी पेंशन से, जो उन्हें पेंशन मिलती थी, उससे निर्धन और मेधावी बच्चों को, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते थे। 11वां प्रश्न, उत्तराखंड देवी आपदा पीड़ित सहायक समिति के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर नित्यानंद को। 12वां प्रश्न देखिए, आपातकाल के समय उनका क्या योगदान रहा? तो नौकरी की चिंता किए बिना सहर्ष कारावास स्वीकार किया गया था। 13वां प्रश्न, उन्होंने यमुना घाटी के किस स्थान पर छात्रावास प्रारंभ करवाया? तो उत्तर है नेटवाड़ में। 14वां प्रश्न देखिए, उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो वो कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे? कठोर अनुशासन रखते थे वो, ओजस्वी वाणी थी उनकी, तीक्ष्ण दृष्टि थी, सरल और संरक्षक स्वभाव के थे। 15वां प्रश्न, डॉक्टर नित्यानंद द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो गढ़वाल हिमालय का सांस्कृतिक भूगोल और उत्तराखंड प्रदेश क्यों। 16वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर नित्यानंद का निधन कब हुआ? तो ये मैंने अभी बताया, अभी हाल ही में देखिए 8 जनवरी 2016 को इनका निधन हो चुका है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जाना डॉक्टर नित्यानंद जी के बारे में। इसके आगे की वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।